नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अब देख लेते हैं अब तक की खबर। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ये याचिका रविवार को लगाई गई थी। शिंदे ने दल बदल को लेकर संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत कार्रवाई के लिए बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस को चुनौती दी है। डिप्टी स्पीकर ने सभी बागी विधायकों से सोमवार शाम तक नोटिस का जवाब लेकर सुनवाई के लिए आने को कहा है, लेकिन शिंदे मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं। शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, जबकि शिवसेना की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी अदालत में पैरवी करेंगे। लाइव लॉ के मुताबिक शिंदे की याचिका 26 जून शाम लगभग 6:30 बजे दायर की गई, जिसमें डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की अस्वीकृति को चुनौती दी गई, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी से संबंधित हैं। इस मामले में डिप्टी स्पीकर ने अयोग्यता नोटिस जारी किया क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष का पद खाली है। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट में बड़े उलटफेर की संभावना बताई जा रही है। खबर है कि बागी एकनाथ शिंदे गुट के कम से कम 20 विधायकों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के संपर्क किया है। ये वो बागी विधायक हैं जो शिंदे गुट के बीजेपी में विलय के खिलाफ बताए जा रहे हैं। इन्हीं विधायकों ने उद्धव से संपर्क किया और लौटने की इच्छा जताई है। अभी उद्धव खेमे से इस बारे में कोई बयान नहीं आया है। सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि एकनाथ शिंदे खेमे के भीतर इस समूह के बीजेपी में विलय करने की योजना को लेकर मतभेद सामने आए हैं। हालांकि शिंदे के पास प्रहार जनशक्ति पार्टी के साथ विलय का विकल्प भी है, जिसके प्रमुख महाराष्ट्र के मंत्री बच्चू कडू पहले से ही गुवाहाटी में विद्रोहियों के साथ डेरा डाले हुए हैं। लेकिन इस पर शिंदे ने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा कि उनका गुट जनशक्ति पार्टी में जा सकता है या नहीं। गुजरात के डीजीपी आशीष भाटिया ने पूर्व डीजीपी आरबी श्री कुमार, पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट और कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ जालसाजी और साजिश के आरोपों की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी की कमान डीआईजी दीपन भद्रन को दी गई है। ये 3 लोग आरबी श्री कुमार, संजीव भट्ट और तीस्ता सीतलवाड़ वही हैं जिन्होंने 2002 के गुजरात दंगों को लेकर सबसे पहले आवाज उठाई थी। जिस समय ये दंगे हुए थे उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। गोधरा कांड के बाद ये दंगे कई दिनों तक चले थे। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता को शनिवार को और बी श्री कुमार को रविवार को गिरफ्तार किया गया। संजीव भट्ट पहले से ही जेल में है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के अगले ही दिन तीस्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा था कि झूठे दावों के आधार पर उच्चतम स्तर पर एक बड़े आपराधिक साजिश की रूपरेखा तैयार की गई थी, लेकिन वो सारे आरोप ताश के पत्तों की तरह ढह गए। अदालत ने कहा था, हम गुजरात सरकार की इस दलील में दम पाते हैं कि संजीव भट्ट, हरेन पांड्या और आरबी श्री कुमार की गवाही केवल सनसनीखेज और मामलों का राजनीतिकरण करने के लिए थी। हालांकि सब कुछ झूठ से भरा हुआ है, इसलिए इस मामले की जांच कराई जाए और जो लोग उच्च स्तर पर इस साजिश में जुड़े रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। अदालत की इस टिप्पणी के आधार पर गुजरात पुलिस अब सक्रिय हो चुकी है। यूपी में रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी ही नहीं, उसके कद्दावर नेता आजम खान को भी झटका लगा है। सपा दोनों उपचुनाव हार गई है। रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने 40,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज की। उन्होंने आजम खान के खास आसिम रजा को हराया। आजमगढ़ में बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने 10,000 वोटों से सपा को हराया है। रामपुर के अलावा आजमगढ़ में आजम खान ने काफ़ी प्रचार किया था, जबकि अखिलेश दोनों जगह प्रचार करने नहीं गए थे। आजमगढ़ में मायावती की बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने 2 लाख से अधिक वोट हासिल किए। ये वोट बीजेपी और सपा उम्मीदवारों को मिले वोटों के बहुत करीब हैं। बीएसपी के इस मजबूत प्रदर्शन का समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव पर काफ़ी असर पड़ा। पंजाब के संगरूर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को रविवार को भारी हार का सामना करना पड़ा। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह मान ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की लोकसभा सीट पर सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया। मान यहां से सांसद बने थे। यहां पर आप को बहुत मजबूत माना जाता था। सिमरनजीत सिंह मान ने आप प्रत्याशी गुरमेल सिंह को संगरूर लोकसभा सीट से 7,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया है। कांग्रेस प्रत्याशी दलवीर सिंह गोल्डी, बीजेपी के केवल ढिल्लो और अकाली दल की कमलदीप कौर राजवाना क्रमशः तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर रहीं। 77 साल के सिमरनजीत सिंह मान पूर्व सांसद और श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष हैं। उनका बादल की श्रोमणी अकाली दल से कोई संबंध नहीं।
राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 24 जून को अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा बाकी एनडीए के नेता मौजूद रहे थे। आज विपक्ष की ओर से भी मल्लिकार्जुन खड़गे, सीताराम येचुरी, शरद पवार और ममता बनर्जी समेत कई दूसरे नेताओं के मौजूद रहने की उम्मीद है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन से पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस ने संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन किया है। तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव ने आज पार्टी के फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि वो नामांकन में टीआरएस का प्रतिनिधित्व करेंगे। बता दें, इससे पहले ममता बनर्जी द्वारा विपक्षी नेताओं की बुलाई गई बैठक से तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव बाहर हो गए थे। उन्होंने इसमें कांग्रेस को शामिल होने के खिलाफ यह कदम उठाया था। हालांकि अब उनकी पार्टी ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन देने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और सहारनपुर शहरों में पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद हुई हिंसा के बाद आरोपियों और उनके रिश्तेदारों को विध्वंस को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कहा गया है कि इनके घर बनाने में कथित तौर पर मानदंडों का, नियमों का उल्लंघन किया गया है। बता दें, इससे पहले भी नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में बुलडोजर का एक्शन हो चुका है, जिसको लेकर बवाल हुआ था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने स्थानीय निवासियों को लगभग 30 नोटिस दिए हैं, जिसमें एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष के बड़े भाई भी शामिल हैं, जिन पर उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा में शामिल होने का आरोप है। पिछले हफ्ते एक स्थानीय अदालत ने पुलिस द्वारा दायर एक आवेदन पर एआईएमआईएम की प्रयागराज इकाई के अध्यक्ष शाह आलम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। करेली थाना क्षेत्र के गौसनगर इलाके में शाह आलम का घर उनके बड़े भाई सैयद मकसूद अहमद के बगल में है। नोटिस में सैयद मकसूद को 29 जून को व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से जोनल अधिकारी के सामने पेश होने और ये बताने के लिए कहा गया है कि निर्माण के खिलाफ विध्वंस आदेश क्यों जारी नहीं किया जाना चाहिए। वहीं सहारनपुर में भी 10 लोगों को नोटिस भेजा गया है। गुजरात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने राज्य सरकार के साथ एक बैठक में कक्षा 1 से अनिवार्य रूप से संस्कृत पढ़ाने के लिए जोर दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि संघ और उसके सहयोगियों ने अप्रैल में शिक्षा मंत्री जीतू वगानी, विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और गुजरात बीजेपी के संगठनात्मक महासचिव से नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन को लेकर अप्रैल में मुलाकात की थी। इस दौरान आरएसएस के करीब 20 प्रतिनिधियों की ओर से संस्कृत पढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया था। इसके अलावा संघ ने भगवद गीता, रामायण और महाभारत को भी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की वकालत की थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी.com। नमस्कार।